भेंट वार्ता एक किसान से। भाइयों, इस क्रम में आज एक युवा किसान और प्रगतिशील किसान हमारे साथ हैं और इनसे हम इनकी जो अभी तक की यात्रा है उसके बारे में जानेंगे। आप हैं यशपाल खोला जी। यशपाल जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जी। आपका पहले तो थोड़ा परिचय चाहेंगे, गांव कौन सा है आपका? जी, मेरा नाम यशपाल खोड़ा है और जिला रेवाड़ी के डहीना ब्लॉक के अंदर गांव कमाली होता है, वहां का मैं निवासी हूं। जी। और हम 2017 से प्राकृतिक खेती की मुहिम में लगे हुए हैं। तो हमने ये प्राकृतिक खेती की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? प्राकृतिक खेती की तरफ मेरा रुझान होने का कारण था, जो मेरे फादर साहब थे, जी। जो एक्स सर्विसमैन थे, उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया था 2016 के अंदर। अच्छा। और उनके ट्रीटमेंट के लिए हम गुरुग्राम के एक प्रतिष्ठित जो हॉस्पिटल है उसके अंदर जाते थे। जी। वहां से हमें पता चला कि ये जो कैंसर, डायबिटीज और बड़ी बड़ी जितनी भी बीमारियां है, जिनका मुख्य कारण है हमारा खान पान। जी। और खान पान पैदा करने वाले भी हम किसान ही हैं। तो वहां से हमें कुछ दिमाग में विचार आए थे कि हमें इस खान पान वाला जो मामला है उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। किसान के हेड से जो भी हम कर सकते हैं, मार्केट में जो चल रहा है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, मगर किसान के खेत पे हमारा कंट्रोल है। तो उस तरीके से हम इस मुहिम में लगे थे और अभी हम 40 एकड़ के अंदर धारवेड़ एग्रो फार्म के साथ मिलकर के प्राकृतिक खेती खुद भी कर रहे हैं और अन्य किसानों को भी हम अपने जिले के अंदर इसके लेकर प्रेरित कर रहे हैं। तो उस समय आप 17 से पहले आप कौन कौन सी फसलें लेते थे, क्या उत्पादन रहता था? 17 से पहले हम सब्जियों की फसलें भी लेते थे। बाजरा भी हमारे बेसिक खरीफ की क्रॉप है, वो भी हम करते थे। गेहूं सरसों में भी हम काम करते थे, मगर मोस्टली जो रिकमेंडेड डोज है उसके अनुसार हम काम करते थे। जो सिफारिश जो शुदा है। सिफारिश होती है, जी। एचओ की सिफारिश है या आईसीआर की सिफारिश, उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करते थे। जी। मगर 2017 के बाद हमने बिल्कुल केमिकल फ्री पद्धति का ही चयन किया और अपने फील्ड पे उसको उतारा और धीरे धीरे उसको वाइवल किया। जी। अभी पूर्णतः प्राकृतिक खेती के माध्यम तो से ही हम कर रहे हैं। शुरुआत में आपने फिर किससे शुरुआत करी, कहाँ से? हमने इसका प्रशिक्षण लिया गुरुकुल कुरुक्षेत्र से जी। और फिर अपने फील्ड के ऊपर इसकी प्रैक्टिस शुरू करी और अन्य जो भी अनुभवी किसान, इस क्षेत्र के किसान थे, उनके पास हम जाते थे, उनसे सीखते थे कि भाई किस प्रकार से हम न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति प्राकृतिक खेती में करें, किस प्रकार से कीट प्रबंधन करें, हमारी जमीन का स्वास्थ्य कैसे सुधारे। उस क्षेत्र में तमाम किसानों से, जो पुराने किसान पुरानी पद्धतियों से खेती करते आ रहे थे, उनके अनुभव हमने कलेक्ट किए और धीरे धीरे अपने फील्ड पे, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, हमारी जो मृदा का टेक्सचर है उसके हिसाब से, पानी के टेक्सचर के हिसाब से उसको ढाला। और आज हम बहुत अच्छे तरीके से गो आधारित प्राकृतिक खेती 40 एकड़ में कर रहे हैं। इसमें मुख्यतः जो फसलें हैं उसमें हम सीजनेबल सब्जियां लेते हैं, फ्रूट प्लांट हमने लगा रखे हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री पे हम काम कर रहे हैं। खरीफ में हम बाजरा, तिल, दालों पे काम करते हैं। रबी के अंदर हमारे पास ट्रेडिशनल गेहूं की 10 से 12 वेराइटियां हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। मस्टर्ड की जो अच्छी वेराइटियां हैं, आईसीआर की रिसर्च है, एचयू की रिसर्च है, और ट्रेडिशनल भी कुछ पुरानी वेराइटियां, उनको हम लगाते हैं प्राकृतिक रूप से और लो आरपीएम पे उसका तेल निकाल के प्रोसेस करके मार्केट में भेजते हैं। इसके अलावा और भी हमारे जितने आइटम हैं, चाहे गेहूं है, मिलेट्स है, सब्जियां हैं, उन सब को प्रोसेस करके, पैकिंग करके, ग्रेडिंग सोल्डिंग करके डायरेक्ट मार्केटिंग आज हम एनसीआर के अंदर कर रहे हैं। तो ये आपका किस तरह से विचार आया कि हम इसको वैल्यू एडिशन करें, यानी कि कोई ना कोई उत्पाद तैयार करके फिर बिक्री करें? पहले हम, आपने जैसे जाना कि 2016 से पहले हम केमिकल खेती करते थे, उसमें ट्रेडिशनल खेती करते थे। फिर हमने देखा कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप क्यों ना की जाए, थोड़ी आमदनी से इंक्रीज हो, परंपरागत खेती की बजाय बागवानी की खेती की तरफ जाएं, सब्जियों की तरफ जाएं, तो उससे हमारी भी आमदनी बढ़ेगी और रेगुलर जो इनकम का सोर्स है वो बना रहेगा। उसके साथ साथ जब मंडियों में हम जाते थे तो थोक में इन चीजों के रेट कम मिल पाते थे। ये किसी बड़े प्लेयर के साथ हम काम करते हैं तो वो भी आपकी जो अच्छी क्रीम ग्रेड की जो चीजें होती है वो ले लेता है और जो बाकी बच जाती है उसका फिर आपको डंप करना पड़ता है, वो लॉस में जाता है। तो हमने इसको धीरे धीरे एक प्रकार से डायरेक्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की तरफ ग्रो करना शुरू किया। पहले थोड़े से कुछ लोग हमसे जुड़े थे, आज लगभग एनसीआर में दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, रेवाड़ी, धारवेड़ा की मोस्टली सोसाइटी और पोस्ट एरिया के काफी लोग हमसे जुड़ चुके हैं। और हमारा जो प्रचार प्रसार का साधन है वो भी हमारे उपभोक्ता ही है। हमने आज तक पैसा लगाकर किसी चैनल से, किसी भी न्यूज़पेपर से इसका प्रचार नहीं किया। जो उत्पादन हमने तैयार किया, जो ग्रेडिंग सोल्डिंग करी, जो क्वालिटी उसके अंदर दी, जो पैकेजिंग दी, उसके माध्यम से उपभोक्ताओं ने आपस में एक दूसरे को रिकमेंड किया और आज एक अच्छा सोर्स जो धारवेड़ एग्रो फार्म पे हमारा आउटलेट है
उसका माननीय श्री श्याम सिंह राणा कृषि मंत्री ने इनोग्रेट किया था। वो प्रदेश का पहला प्राकृतिक उत्पादकों का किसान का खुद का जो स्टोर होता है वो स्टोर उन्होंने बनाया था। अब थोड़ा बात करेंगे कि प्राकृतिक खेती अपनाने में बहुत से किसान भाई अभी भी थोड़ा सा संकोच करते हैं, तो उनकी जो ये शंका है कि तत्वों का किस प्रकार से समायोजन किया जाएगा, किस प्रकार से पानी का, किस प्रकार से कीट प्रबंधन किया जाएगा, वो दूसरी खेती जो अपनी अभी जो खेती चल रही है उसमें तो दवाओं का, रसायन का प्रयोग करके और कीड़ों का नियंत्रण कर लेते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपने किस प्रकार से और कैसे बदली है? बिल्कुल, जो किसान भाई है उनकी भी जो ये क्वेश्चन है, प्रश्न है, उनके दिमाग में आता है कि मेरा कहीं ना कहीं उत्पादन गिर जाएगा, जी। मैं कीट प्रबंधन नहीं कर पाऊंगा, या मैं किस प्रकार से इसमें मूव करूं, या मार्केटिंग से रिलेटेड भी बड़ी समस्या आती है कि मैं उत्पादन तो कर लूंगा जैसे तैसे, मगर इसको बेचूंगा कहाँ। जी। इस प्रकार की समस्या आती है। उनके निदान के लिए सरकार भी अपने एड पे काफी काम कर रही है। जो हमारा अनुभव रहा है उसमें मुख्यतः हमने अपना एक अरावली किसान क्लब का संगठन हमारे रेवाड़ी जिले के अंदर बनाया, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सानिध्य में बना था 2023 में। तो हमने क्या किया है, उस क्लब के माध्यम से सभी ब्लॉकों में ब्लॉक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का टीम गठित की, और उस टीम के ड्यूटी लगाई कि हर गांव से 5-5, 6-6, 10-10 जमीन किसानों को आप हमारे पास लेके आए, जो हम आज प्राकृतिक खेती में कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में, हमारी फसलों में, वो हम उनको प्रैक्टिस में दिखाते हैं कि आपका कहीं भी प्राकृतिक खेती में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आपकी जमीन में नहीं आती है। अगर आप हरे खाद का प्रयोग करते हैं जिसमें ग्वार है, मूंग है, आपका ढेंचा है, सण है, फूड कचरा है, इस टाइप की क्रॉप अगर आप रबी सीजन खत्म होने के बाद अपने जमीन में डालते हैं और 45 दिन में उसको रोटोवेट करते हैं, तो जमीन को कच्चा माल आपके हरे खाद के रूप में मिल जाता है। और जब आप जीवामृत उसको सिंचाई के साथ चलाते हैं, जीवामृत जब आप चलाओगे तो जीवाणुओं का जो भंडार आपके खेत में बनेगा, उसको कच्चा माल मिलेगा। तो आपकी जमीन का जो ऑर्गेनिक मैटर है, जिसमें सभी प्रकार के 17 तत्व, पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म तत्व, और आपका जो मुख्य तत्व जो कि आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की बात करते हैं, वो भी नेचुरल सोर्स से ही आपकी जमीन में तैयार हो जाती है। ये जीवामृत क्या होता है? जीवामृत मुख्य कंपोनेंट होता है प्राकृतिक खेती के अंदर। इसकी मैं बनाने की विधि भी आपको आज दर्शकों को बता देता हूं कि आप जब जीवामृत बनाने बैठते तो आपको एक मुख्यतः देसी गाय की नीड होती है। देसी गाय जो हमारी पारंपरिक हरियाणवी देसी हो, गिर हो, थार पारकर हो, राठी हो, इसकी आप गौमूत्र लें लगभग 8 से 10 लीटर, और 8 से 10 किलो ताजा आप गोबर लें। एक प्लास्टिक का ड्रम लें, उसके अंदर आप 180 लीटर पानी डालें, उसमें 10 लीटर आप गौमूत्र, 8 से 10 किलो ताजा गोबर, 1 से 1.5 किलो बेसन, 1 से 1.5 किलो गुड़, और 100 से 150 ग्राम किसी भी सजीव जगह की जहां पे जीवाणु विद्यमान हो जीवित अवस्था में, वो 100 से 150 ग्राम मिट्टी उठाकर उस ड्रम में डालें और उसको घड़ी की सुई की तरह डंडे से हिलाएं। जालीदार कपड़े में उसको बांध करके छाया की जगह में आप रख दें। ठीक है। ड्रम आपने किसी मेटल का नहीं लेना है, या तो प्लास्टिक का हो या चीनी मिट्टी का हो, ताकि उसमें और कोई जो मेटल है वो मिक्स ना हो। धातु का नहीं लेना, धातु का नहीं लेना है, लोहे का नहीं लेना है, बिल्कुल जी। या चीनी मिट्टी का हो या प्लास्टिक का हो। ठीक है। तो ये खाद आपका 48 घंटे में गर्मियों के दिनों में तैयार हो जाएगा, 200 लीटर, जो कि 1 किले के लिए सफिशिएंट है। अच्छा, तैयार होने का क्या संकेत रहेगा? तैयार होने का संकेत, इसमें थोड़ी महनी महनी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, और जितना आपका गोबर का वेस्ट है, बैक्टीरिया, वो आपस में 48 घंटे में गर्मी में आराम से मिक्स होकर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सर्दी का टाइम होता है तो ये लगभग 72 घंटा ले लेता है तैयार होने में। फिर किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसको आप प्रयोग कर लें, क्योंकि इसकी जो सेल्फ लाइफ है, इसकी वैलिडिटी है, वो 1 हफ्ते की है। उसके बाद इसके जो डेड सेल्स है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी और लाइव सेल्स कम होना शुरू हो जाएगा, तो इसका जो जमीन पे प्रभाव दिखना चाहिए वो कम निकलेगा। तो आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसको प्रयोग कर लें। अब प्रयोग कैसे करें? जब आप पानी सिंचाई चलाएं अपने खेत में, आपने मान लो गेहूं लगा रखे हैं, सरसों लगा रखे हैं, उसमें जब भी आप चाहे फुहारा विधि से पानी दे रहे हैं, चाहे टपका सिंचाई से दे रहे हैं, चाहे खुला आप पानी दे रहे हैं, तो उसके साथ इसको इरिगेट कर दें वेंचुरी से। पलेवा करना हो तो पलेवा करना है, खुला पानी आप चला रहे हैं, तो आप जहां से आपके खेत के अंदर पानी का स्रोत जाता है, उस पे उस ड्रम की नीचे लगा करके एक टोंटी को हाफ खोल दें और धीरे धीरे पूरे खेत के अंदर पानी के साथ उसको जाने दें। जब वो पूरे खेत में चला जाएगा तो एक बैक्टीरिया होगी, जो जीवाणु होते हैं, उनकी अथाह संख्या आपके खेत में खड़ी कर देगा जी, जो कि फसल अवशेषों को खाएगी, हरे खाद को खाएगी और ऑर्गेनिक मैटर को ग्रो करेगी। तो ये हर
पानी के ऊपर करना पड़ेगा। ये हर पानी पे भी आप दे सकते हैं, या अल्टरनेट एक पानी छोड़ के दूसरे पानी के साथ भी आप दे सकते हैं। इसकी अधिकता या निम्नता कहीं भी कोई नुकसानदेह नहीं है आपकी फसल में। ये इको फ्रेंडली कंपोनेंट है। जी। और जीवामृत जितना आप अच्छा, जितना जल्दी चलाओगे उतना ही जल्दी आपकी जमीन का टेक्सचर है वो चेंज हो जाएगा, जमीन में स्पंजीपन आ जाएगा, अर्थवॉर्म्स आ जाएंगे, जो स्वदेशी केंचुए आप पहले देखते थे वो आपकी जमीन में आ जाएंगे। जी। और जितना आप उसमें फसल लगाएंगे उसकी जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसको पूरी करने का वो काम करता है। तो क्या इससे सभी तत्वों की कमी पूर्ति हो जाती है, हमें खाद नहीं डालनी पड़ेगी? जीवामृत बेसिकली एक जमीन को एक्टिवेटर का काम करता है, ये खाद नहीं है। जमीन में जितने भी पोषक तत्वों की कमी है उनको एक्टिवेट कर देगा, और जितना पौधे को चाहिए उसकी जड़ों तक पहुंचाने का ये काम करेगा। जी। जितना जीवामृत इसमें चलाया जाएगा जमीन में उतने जीवाणु बढ़ेंगे, जितने जीवाणु बढ़ेंगे उतने स्वदेशी केंचुए बढ़ेंगे। और स्वदेशी केंचुए जब मिट्टी को खा करके निकालेंगे वेस्ट के रूप में, तो जितने पोषक तत्व आप पैसे में बाहर से सिंथेटिक ला करके डालते हो वो प्राकृतिक रूप से आपकी जमीन में तैयार हो जाएंगे। जी। अब जो तत्व जरूरी आवश्यक तत्व होते हैं पौधे के लिए, उनके लिए फिर क्या विधि अपनानी चाहिए? इसमें 17 प्रकार के सूक्ष्म तत्व, जैसे कैल्शियम, बोरोन, नाइट्रोजन, कैल्शियम नाइट्रेट, कई तरीके की चीजें 17 टाइप के होते हैं। उनकी जो पूर्ति होती है, जैसे मैंने बताया नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस की पूर्ति जब मिट्टी को खाके निकालेंगे तो उसके अंदर विद्यमान काफी अच्छी मात्रा में होती है, वो पौधे तक पहुंच जाएगी। अब सूक्ष्म तत्वों की बात आती है तो जब केंचुए बनते हैं जमीन में तो वो मरते भी हैं, उनकी सेल्फ लाइफ है हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में वो मरेंगे। और जब मरेंगे तो उनका जो शरीर का वेस्ट है वो जो मिट्टी में कंपोस्ट होगा, तो उस शरीर के अंदर परमपिता परमात्मा ने वो 17 के 17 पोषक तत्व प्राकृतिक रूप से दिए हुए हैं। तो जितनी अथाह संख्या में आपके खेत में वो चीजें बढ़ेंगी, रिसाइकलिंग होगी, तो आपको जो पोषक तत्व चाहिए वो वहीं की वहीं पूर्ति हो जाती है। यानी कि कोई ऊपर से कोई पोषक तत्वों के लिए कोई और उसमें कुछ नहीं। प्राकृतिक खेती में कहीं भी किसी प्राइवेट इनपुट का, बायो इनपुट का या वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता ही नहीं होती है। आप फसल अवशेष को कंपोस्ट करें, हरे खाद का प्रयोग करें, जीवामृत, घन जीवामृत का प्रयोग करें, आपकी जमीन का टेक्सचर बहुत बढ़िया हो जाएगा। जैसे कई बार ये बताया जाता है कि बिजाई से पहले बीज को उपचार करना है, तो उसके लिए क्या तरीका है? उसके अंदर बीजामृत एक कंपोनेंट होता है प्राकृतिक खेती के अंदर। उसमें ऑलमोस्ट आइटम तो यही होते हैं, गोबर, गौमूत्र, मिट्टी। बाकी उसमें एक चूने का प्रयोग और किया जाता है जो भुजा हुआ चूना होता है, ताकि जो बीज है, कड़ी बोला जाता है एक्चुअली, तो उसका एक प्रयोजन ये होता है कि जो आपके बीज में बैक्टीरियल डिजीज आती है, फंगल डिजीज आती है, तना गलने की डिजीज आती है, उनको वो कवर करके रखेगा। आप बीजामृत से ट्रीट करें, चाहे आप गेहूं बो रहे हो, चाहे आप दाल बो रहे हैं, चाहे आप सब्जियों पे काम कर रहे हैं, बीजामृत 2 से 3 एक से 1.5 दिन पहले आप तैयार करें, और तैयार करने के बाद उसको आप कोटिंग करें, और कोटिंग करने के बाद आप उसका बिजाई आराम से करें सुखा करके। तो उसमें कितनी मात्रा लेनी पड़ेगी? जो बीजामृत है उसके अंदर 1 से 1.5 लीटर आपने गौमूत्र लेना होता है, आधा किलो के लगभग आपका गोबर होता है, और इसमें 10 से 15 ग्राम भुजा हुआ आपने चूना डालना होता है। इन सब का घोल बनाए, जितना आपका बीज है उस हिसाब से उसके अंदर पानी को ऐड करें, और उसको मिक्स करके पहले दिन, बिजाई से पहले दिन ही उसको शोधित कर ले, फिर उसको सुखा ले। सुखाने के बाद आप उसमें बिजाई कर सकते हैं। जी। अब बात आती है कि जब फसल बड़ी होती है तो उसमें कीड़े हैं, बीमारी हैं, उनका भी प्रकोप हो जाता है, तो उसके उपचार के लिए हमने संजय जी पिछले 17 से लेकर आज तक जो अनुभव किया है, चाहे वो सब्जियों की क्रॉप हो, चाहे फल वाली क्रॉप हो, चाहे हमारी सीजनेबल गेहूं की क्रॉप हो, जब आपकी जमीन का स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है तो 80% जो बीमारियां हैं, कीटों से संबंधित है, चाहे फंगल से संबंधित है, चाहे बैक्टीरियल डिजीज से संबंधित है, वो सारी की सारी पौधे में तब आती है जब उसको न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है या किसी की अधिकता होती है, तब ही उसके अंदर कोई बीमारी आती है। तो जैसे प्राकृतिक खेती से आपकी जमीन का ऑर्गेनिक मैटर बढ़िया हो जाएगा और उसके पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, तो मोस्टली 80% जो बीमारी है वो तो वैसे ही दूर रहेगी। अगर फिर भी कुछ आती है तो हम सीधा सीधा निवारण करते हैं, बीज को शोधित करके लगाते हैं, जिससे बैक्टीरियल और फंगल डिजीज भी दूर रहती है। इसके अलावा हम नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, 10 परिणीयारक, इस टाइप के नीम के कंटेंट जिसके अंदर होते हैं, नीम की निहोली होती है, पत्ते होते हैं, हरी मिर्च का पेस्ट होता है, अदरक का पेस्ट होता है, गौमूत्र होता है, उनको फर्मेंट करके उनका स्प्रे टाइम टाइम पे सिंचाई के बाद आप अपनी फसलों पे लगाते हैं। तो उसका प्रयोजन क्या होता है कि वो किसी भी कीट को मारने का काम नहीं करते हैं।
आपकी फसल के अंदर एक ऐसी स्मेल क्रिएट कर देंगे कि जो कीट है वो वहां ना तो अंडे देंगे और ना आपकी फसल को खाएंगे। तो इस प्रकार से आपकी जो सुरक्षित फसल है वो आपके हाथ में आ जाएगी, किसी प्रकार का कीटों का कोई आपके फसल पे नुकसान नहीं होगा। जी। तो आपके साथ में कितने किसान भाई जुड़े हैं? अभी हम बात करें तो हमने 40 एकड़ से प्राकृतिक खेती शुरू करी थी, अभी और हमने 15 से 20 एकड़ उसमें और ऐड करे हैं, जो हम पिछले 2 साल से चेंज करते ला रहे हैं। जी। 55 से 60 एकड़ तो हम खुद कर रहे हैं। हमारे अरावली किसान क्लब के साथ लगभग 1200 फार्मर जिला रेवाड़ी से जुड़े हुए हैं। उसमें से 150 से 200 किसान पूर्णतः प्राकृतिक खेती आज कर रहे हैं, और अरावली किसान क्लब और हमारे फार्म के प्लेटफॉर्म से वो डायरेक्ट सीधे तौर पे किसान के खेत से उपभोक्ताओं के घर तक पहुंचाने का काम भी वो कर रहे हैं। जी। तो आपके पास तो क्योंकि दिल्ली नज़दीक लगती है, लेकिन जो हमारे दूर के इलाके हैं, उन भाइयों को बिक्री के लिए किस तरह से फिर प्रबंध किया जाए? हम देखते हैं कि वैसे तो प्रदेश भर से हमारे साथ किसान भाई जुड़े हुए हैं, हम देखते भी काफी साथियों के साथ मार्केटिंग की दिक्कत आती है, मगर आज हम देखें आबादी कितनी बढ़ती जा रही है, और हर गांव में से एक भाई अगर किसानी कर रहा है तो दूसरा भाई टीचर है, तीसरा भाई लेक्चरर है। अगर वो लेक्चरर और टीचर जो भाई शहर में रह रहा है वो एमपी शरबती लेकर के खा रहा है, तो वो अपने उस किसान भाई को सपोर्ट क्यों ना करे कि भाई आप आधे एकड़ में 1 एकड़ में केमिकल फ्री आप गेहूं तैयार कर दें, आप दालें तैयार कर दें, और जो मार्केट रेट बनता है प्रीमियम हम आपको देंगे और आपसे हम लेंगे। तो इसमें उपभोक्ताओं की जागरूकता बड़ी अहम रोल अदा करती है। सरकार कोशिशें कर रही है, मगर वो सारी कोशिशें सरकार से ही सफल नहीं होनी है, कुछ किसान ने अपने एड पे भी काम करना है। आज संजय जी हम देखते हैं कि किसानों के आपके गांव है, गांव में बेसिकली सब्जी बेचने वाले सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 से 8 बजे तक एक गाड़ी जाती है, दूसरी गाड़ी आती है लाउड स्पीकर के साथ, जी। वो सब्जियां गांव में ही कंजेप्ट हो रही है। तो जब हम प्राकृतिक खेती करने आते हैं तो उसके लिए हमें क्यों सोचना कि हम किसी 5 स्टार मॉल में ही बेचेंगे उसको, या किसी पोश एरिया के अंदर ही जाके बेचेंगे। कंज्यूमर तो हमारे गांव में भी है, तो हमारे गांव के कंज्यूमरों को सोचना चाहिए कि जो भाई जहर मुक्त खेती करके सब्जी तैयार कर रहा है, गन्ने तैयार कर रहा है या धान तैयार कर रहा है, उसका सहयोग करा जाए। यशपाल भाई, इसमें ये देखा गया कि किसान, क्योंकि उसके पास में सारे काम अकेला ही वही करता है, उसने खेत भी संभालना है और खेत में जो डलने वाली चीजें हैं उनका भी प्रबंध करना है। इस सब में उसको मार्केटिंग में बड़ी दिक्कत आती है। एक तो स्वभाव इतना शर्मीला होता है कि वो जल्दी से मोल भाव नहीं करता है, और बाजार में उसकी बेचने की इतनी एक्सपर्टाइज नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, ये तो बात वो बाहर जाके ये बात बेचने। बिल्कुल आपकी वाजिब है कि हमारे जो 80% किसान है जी। वो खेत में पूरे होशो हवास से जोश से जी। 6 महीना मेहनत कर सकते हैं, मगर जब बात आती है बिक्री की तो मंडी में, हम सब्जी मंडी में देखते हैं कि सुबह 15 मिनट वो रुक नहीं सकते, अपना पूरा 6 महीने की मेहनत को आड़तीए के पास छोड़ देते हैं। भाई तू जाने तेरा काम जाने, बंदा बेचे सस्ता बेचे, और वो बंदे वापिस आ जाते हैं। जी। काफी इसमें इश्यूज होते हैं, उनको आके खेत पे काम भी करना होता है, पानी भी देखना होता है, लाइट के भी टाइमिंग होती है, उनकी मजबूरियां भी हैं। जी। मगर इस चीज को अगर सोल्व कर सकता है तो वो है सहकारिता। हर किसान मार्केट नहीं कर सकता, हर किसान ग्रो नहीं कर सकता, हर किसान प्रोसेसिंग में एक्सपर्ट नहीं है, हर किसान पैकेजिंग में एक्सपर्ट नहीं है। अब अरावली किसान क्लब ने क्या किया है अपने जिले में, जितने भी फार्मर थे जो गांव के कोनों में काम कर रहे थे, छोटे काश्तकार थे, अनपढ़ थे बेचारे, सोशल मीडिया से टच में नहीं थे, उन किसानों को खोजा है कि प्राकृतिक खेती वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मगर उनको उनके उत्पादन का रेट नहीं मिल रहा। तो आज धारवेड़ एग्रो फार्म के साथ मिलकर अरावली किसान अपने ब्लॉक अध्यक्षों के साथ उनको मॉनिटर करता है कि आप यहाँ गलत कर रहे हैं, यहाँ ठीक कर रहे हैं, इस चीजों में आप सुधार करें, और उनका जितना अच्छा उत्पादन होता है उसको प्रीमियम रेट देकर के वो उठाते हैं, अपने फार्म पे ग्रेडिंग सोल्डिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं और उसको बेचते हैं। यही सहकारिता है। तो इसमें कोई पशुधन रखने वाला किसान है, उसकी छाय से लेके, दूध से लेके, घी से लेके दही तक भी बिकने का प्रावधान हो जाता है। कोई बी कीपर है, उसका हनी भी बिकता है। तो इसमें सहकारिता बहुत जरूरी है। हर जिले के अंदर ऐसे जो पढ़े लिखे किसान है, युवा किसान है, उनको आगे आना चाहिए और अपने जिले में एक अच्छे तरीके से मॉनिटर करके जो सीरियसली प्राकृतिक खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनको तैयार करें, उनका ग्रुप बनाए और उनसे पहले डिटेल लें कि आप कितने क्षेत्र में कर रहे हैं, क्या क्या आप फसल लगा रहे हैं, कितना उत्पादन होगा, कितना आप अपने घर उपयोग के लिए रखेंगे और कितना एक्स्ट्रा मार्केटिंग के लिए आपके पास है, उसका डाटा कलेक्ट करें और उसको प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करें। इसमें अरावली किसान क्लब आपकी सहायता कर सकता है। जिस तरीके से हमने स्ट्रक्चर खड़ा किया है,
कोई भी किसान प्रदेश का हमसे संपर्क करे, आए, हमारी जो कार्यशैली उसको देखे और उसमें से जो उसको अच्छा लगे अपने क्षेत्र के हिसाब से उसको अडॉप्ट करे। तो सहकारिता इसमें बहुत अच्छा रोल अदा कर सकती है, मेरा मानना है। जी, यशपाल भाई, जब रासायनिक खेती से ऑर्गेनिक तरफ जाते हैं या प्राकृतिक तरफ जाते हैं, तो एक बार थोड़ा-सा उत्पादन में कमी आती है। तो किसान इस बात को बहुत महसूस करता है कि मैंने ये ऑर्गेनिक किया है या प्राकृतिक की तरफ मैं गया हूँ तो मेरे उत्पादन में कमी आई है, और वो 1 साल में उसकी भरपाई हो नहीं पाती और इतना उसके पास में क्षमता होती नहीं कि उस कमी को वो महसूस कर सके या झेल सके। ये जो आज हम मार्केट में सुनते हैं कि जी ऑर्गेनिक केमिकल से हम इतनी पैदा ले रहे हैं और जब हम प्राकृतिक की तरफ हम मुंह करेंगे तो हमारा उत्पादन घट जाएगा, जी, वो पूरा एक मॉनिटरिंग का विषय है संजय जी। जी। अकेला उत्पादन नहीं घटता है, साथ साथ आपके खर्चे भी घटते हैं। हुँ, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आप प्राकृतिक खेती तरीके से कर रहे हैं, तो 6 महीने से साल के अंदर आपकी जो पैदावार केमिकल में आती है हुँ, उसके 80% को आप छू जाते हो। अब हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। आप लोग 306 गेहूं करते हैं, सारे किसान भाई आज अपने को सुन रहे हैं। 306 गेहूं अगर रासायनिक तौर से किया जाए तो उसकी पोटेंशियल वैल्यू है 12 से 13 क्विंटल, 14 क्विंटल, इससे जी, ऊपर आज तक नहीं झड़ा है। जी। अगर आप ज्यादा केमिकल उसमें डालोगे, आप ज्यादा उसमें यूरिया डालोगे तो वो वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा ले लेगा और गिर जाएगा। बढ़वार ज़्यादा हो जाएगी। उसका जो दाना है उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, यही होता है। हुँ, अगर प्राकृतिक रूप से भी जो किसान भाई कर रहे हैं, आज हम महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक सब किसानों के संपर्क में देखते हैं, प्राकृतिक रूप से सोना मोती, 306, बंसी, ट्रेडिशनल वेराइटियां जो भी गेहूं का कर रहे हैं, वो सारे 13 से 14 क्विंटल पैदावार ले रहे हैं। हुँ, तो मेरा मानना ये है, समझ में आ रहा है किसानों के, कि अगर ट्रेडिशनल वेराइटी आप कर रहे हो तो 13-14 क्विंटल आप प्राकृतिक में ले रहे हो और 13 ही 14 क्विंटल आप केमिकल में ले रहे हो। हुँ, प्राकृतिक में आपका जो यील्ड है वो खड़ी रहती है, गिरती नहीं है, आपके दाने की क्वालिटी अच्छी है, पोषक तत्वों की क्वालिटी अच्छी है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट कम हुई, पैदावार आपकी बराबर आई और हुँ। मार्केट में आपके खरीदार ज्यादा हुए। जहां केमिकल वाले 306 को मंडी में आप घेर के आते हो 3200-3000 में, वहां सोना मोती आज 15-15 हजार बिक रहा है किसानों का प्रदेश में। यानी कि उसमें अगर उत्पादन थोड़ा बहुत कम होता है तो उसके भाव के साथ कंपनसेट किया जा सकता भाव है, के साथ भी भाव कंपनसेट अच्छा कर मिल सकते हैं जाएगा। और साथ साथ आपकी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो भी कम हो रही है, हुँ, आपका रिस्क है वो भी मैनेजमेंट में हो रहा है। हमने अनुभव किया है, आपके जितने भी गेहूं की वेराइटियां हैं, आपकी बार तो परमपिता परमात्मा ने ऐसे टाइम पे बारिश की है कि गेहूं का क्लाइमेट ठीक रह गया। जी, अब कई बार क्या होता है कि फरवरी एंड में आकर के गर्मी स्टार्ट हो जाती है और जिन जमीनों के अंदर यूरिया अत्यधिक मात्रा में डाला गया है उनमें से हवा निकलनी शुरू हो जाती है। आप देखते हो कि गेहूं उखड़ गए। क्यों बिल्कुल। उखड़ गए? क्योंकि जमीन में यूरिया था, हुँ, टेम्परेचर अत्यधिक हो गया अचानक और वो स्पोर्ट करनी जमीन छोड़ गई, तो उसमें जो नमी होती थी वो न रहेगी, खत्म हो गई और प्रोडक्शन हल्की होगी। जबकि प्राकृतिक खेती में लंबे टाइम तक नमी आपकी जमीन में रहती है, कितनी भी गर्म हवाएं चल रहे, अचानक मौसम का बदलाव आ जाए, वो आपकी फसल को सपोर्ट करेगा और पूरे पकाव के साथ आप तक पहुंचाने का काम करता है। ये अनुभव हमने रेतीली जमीन में किया है। तो जो जमीन अच्छी है, सरसाई के क्षेत्र की है, उसमें तो बहुत ही अद्भुत रिजल्ट है इसके। जी। तो इसमें आप जब बिक्री करते हैं, आपने बताया कि आस-पास का जो इलाका है उसमें आप बेचते हैं, तो उससे आपके कितना फ़ायदा होता है, कितना प्रॉफ़िट होता है, लाभ होता है ताकि दूसरे भाई इस तरफ बढ़ सकें? वैसे तो जब आप एक इंडिविजुअल किसान के परिफर से सोचते हैं, तो जहां आपका गेहूं 3,000 रुपये बिक रहा है, जी, तो जब आप आटा प्रोसेस करके पैक करके मार्केट में ले जाते हैं तो 6500 रुपए तक भी आपका क्विंटल का रेट मिल जाता है। 65 रुपए किलो का आज हम गेहूं बेच रहे हैं, आटा बेच रहे हैं। जी। अगर इसी परफॉर्मे को हम सहकारिता में सोचें हुँ, तो थोड़ा प्रॉफिट हमें इसमें कम करना चाहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा किसानों तक इस मुहिम को पहुंचा पाए, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी को हम रिटेल मार्केट में बेच पाए। तो उसमें अगर हम 3,000 की चीज को 5,000 तक भी बेच रहे हैं तो भी आपका प्रॉफिट है। काफी कॉन्सेप्ट हमने ऐसे देखे हैं कि किसानों से बंदे 60 रुपए किलो सब्जी प्राकृतिक उठा रहे हैं। कोई भी सब्जी हो, किस टमाटर हो, घिया हो, लौकी हो, 60 रुपए से उठाते हैं और 100 रुपए में मार्केट में बेच रहे हैं। जी, 40 रुपए मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, सोल्डिंग एक्सपेंसेस का उसमें होता है और बाकी 60 रुपए किसान को वो दे रहे हैं। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट पे आप काम करोगे तो बहुत ज्यादा किसानों को फायदा होगा और मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ेगी। आप थोड़ी चीज का बहुत ज्यादा मूल्य लेके चलोगे तो एक एक्सपेंसिव सी चीज हो जाएगी, आम आदमी की पहुंच से वो बाहर हो जाएगी। तो हमें प्राकृतिक उत्पादनों को आम आदमी से लेकर, मिडिल तबके से लेकर हायर लोगों तक सबको इक्वल देने का काम करना चाहिए। यशपाल भाई, इसमें एक बात और आती है कि जब
कहते हैं भाई ये प्राकृतिक है या ऑर्गेनिक हमने हमारा उत्पाद है, तो उसमें सबसे पहले बात आती भी आप कैसे कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक है। विश्वसनीयता। अब वो जैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर ISI मार्क है, PO है, इस तरह के जो लिखा होता है, तो इस तरह का एक विश्वास जमाने के लिए क्या कोई सर्टिफिकेशन का प्रोसेस किया जाता है? बिल्कुल, इसमें प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार आपको PGS इंडिया या इस प्रकार की काफी जो RCs हैं उनके माध्यम से रजिस्टर्ड करने की कोशिश कर रही है। आज काफी किसान इसमें रजिस्टर्ड हो भी चुके हैं, रकबा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें किसान भाइयों को आगे आकर के अपना जो रकबा है, कितने साल से कर रहे हैं, क्या क्रॉप कर रहे हैं, किस टाइप के चैलेंजेस आ रहे हैं, वो उसके अंदर डालें, अपने आप को सर्टिफाइड करवाएं, अपनी लैंड को सर्टिफाइड करवाएं। उससे आपकी विश्वसनीयता प्रशासनिक रूप से बढ़ जाती है। बाकी इसके अलावा जब आप सहकारिता में काम करते हो तो एक दूसरे किसान की आप मॉनिटरिंग के अंदर होते हैं, तो आपका जो FPO है या आपका क्लब है वो भी आपकी विश्वसनीयता के ऊपर मोहर लगाता है कि ये जो किसान है भाई लंबे टाइम से अच्छा काम कर रहा है और इसका उत्पादन बिल्कुल जहर मुक्त है। तो आपसी सहयोग से भी वो चीजें आगे बढ़ सकती है और प्रशासनिक रूप से हमें सर्टिफिकेशन तो करवाना ही चाहिए इसका। जी, तो यशपाल भाई आपको लगभग 10 वर्ष हो गए हैं, तो इन 10 वर्षों में आपकी और क्या कुछ उपलब्धि रही है? मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही रही है कि हम पिछले 8-9 साल से लगातार 2-3 बार तो आपके किसानों से आपके माध्यम से रूबरू हो चुके हैं। ये मेरा बड़ा खुशी का विषय रहता है कि हम किसानों से, आने वाली पीढ़ियों से, महिलाओं से, उपभोक्ताओं से टच में रहते हैं। जी। ये सामाजिक तौर पे हमारी जो प्रतिष्ठा है वो प्राकृतिक खेती से बढ़ी है। इसके अलावा आपका जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार है, इसने 2024 में 23 मार्च को मेरे को किसान रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया। जो एक किसान का लक्ष्य होता है कि मैं मेरे प्रदेश के किसान रत्नों में एक गिना जाऊं, तो HU हिसार ने हमें किसान रत्न दिया। ICR पूसा दिल्ली ने नवोचारी किसान का अवार्ड मेरे को अभी 2026 में दिया। इन सब उपलब्धियों को देखते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी ने 2026 में जो गणतंत्र दिवस हुआ था 26 जनवरी पे होता है, उसके बाद एक एट होम प्रोग्राम का आयोजन शाम के टाइम राष्ट्रपति भवन में किया जाता है। उसमें भी हमें एक विशिष्ट अतिथि के तौर पे बुलाया गया था। तो हमारे लिए किसान कम्युनिटी के आदमियों के लिए तो बड़ा खुशी का और गर्व का विषय है कि हमें देश की प्रतिष्ठित जो महिला है, फर्स्ट लेडी है, वो अपने इवेंट में इतने प्रतिष्ठित लोगों के बीच बुलाती है। वहां पे डिप्लोमेस्ट होते हैं, डेमोक्रेसी के लोग होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, ऑल ओवर जो इंडस्ट्री काम देश में करती है, सबके प्रतिष्ठित लोगों से हमें मिलने का मौका मिला, उनके अनुभव सीखने का मौका मिला। तो ऐसे तमाम अप्रिसिएशन है जो गवर्नमेंट ने दिए, समाज ने दिए, और आज एक अच्छा उपभोक्ताओं के अंदर विश्वसनीय ब्रांड बन के भी हम खड़े हुए हैं। तो अन्य किसानों का जो काम है, मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, प्रशिक्षण की प्रॉब्लम्स है, उनमें हम कहीं ना कहीं एक भूमिका निभा पा रहे हैं। इसके लिए हम परमपिता परमात्मा का एक अच्छा आशीर्वाद हम अपने ऊपर मानते हैं। जी, बहुत अच्छा, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इन उपलब्धियों के लिए, और आगे भी आप इस तरह से प्रयास करते रहें और जो किसान भाई हैं उनकी मदद करें ताकि वो भी आपके इस राह पर, आपके इस कदम पर चल सकें। तो इस बातचीत में भाग लेने के लिए यशपाल कोला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।